नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से भौतिक विज्ञान सेक्शन के टॉपिक इकाइयाँ और माप और विविध से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने भौतिक विज्ञान सेक्शन के कुल 11 टॉपिक में 179 प्रश्नों को दोस्तों कवर किया था और दोस्तों ये हमारा भौतिक विज्ञान सेक्शन में 12वां टॉपिक है इकाइयाँ और माप। और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 180वें प्रश्न से। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक की फनल 6 फीट के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है और इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है और इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। दोस्तों आंसर है इसका मानक वर्षा गेज। मानक वर्षा गेज। मानक वर्षा गेज एक मौसम संबंधी उपकरण है। मानक वर्षा गेज एक मौसम संबंधी उपकरण है जो प्रति यूनिट क्षेत्र में एक निश्चित समय में वर्षा को मापने के लिए है। एनीमोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो हवा की गति को मापता है। स्लिंग साइग्रोमीटर का उपयोग कभी कभी सूखे बल्ब और गीले बल्ब तापमान दोनों को मापने के लिए किया जाता है। स्लिंग साइक्रोमीटर का उपयोग कभी कभी सूखे बल्ब और गीले बल्ब के तापमान दोनों को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मौसम विज्ञान में हवा में नमी या जल वाष्प की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 181वां प्रश्न, जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है वोल्टमीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा है। जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है वोल्टमीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा है। आंसर इसका समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में। वोल्टमीटर विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर या वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। यह दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर को मापने के लिए सर्किट में हमेशा समानांतर में जुड़ा होता है और वे आमतौर पर एक घेरे के अंदर V अक्षर के साथ दर्शाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है। दोस्तों आंसर इसका तल कोण। आंसर दोस्तों इसका तल कोण। दोस्तों हमें दी गई है भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक, जिसमें दोस्तों हमें दी गई है पृष्ठ तनाव। तो इसकी जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों इसका न्यूटन बटे में मीटर। न्यूटन बटे में मीटर। और वेग का मात्रक होता है दोस्तों, वेग जो होता है उसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों मीटर पर सेकंड। वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। एक संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और तल कोण का मात्रक होता है रेडियन। तल कोण का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है रेडियन। 183वां दोस्तों प्रश्न है, डैश एक तरल की सापेक्ष निर्मलता का माप है। डैश एक तरल की सापेक्ष निर्मलता का माप है। दोस्तों आंसर है इसका आविलता। आविलता। आविलता एक तरल की सापेक्ष स्पर्शता का माप है। आविलता एक तरल की सापेक्ष स्पर्शता का माप है। विद्युत चालकता विद्युत प्रवाह का संचालन करने के लिए सामग्री की क्षमता का एक उपाय है। कंपोस्टिंग खाद बनाना कार्बनिक पदार्थों जैसे पत्ती और खाद स्क्रैप को मूल्यवान उर्वरक में पुनर्चक्रित करने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो मिट्टी और पौधों को समृद्ध कर सकता है। अपचयन रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कोई भी वर्ग जिसमें परमाणु या परमाणु के समूह से जुड़े इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अपचयन एक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कोई भी वर्ग जिसमें परमाणु या परमाणु के समूह से जुड़े इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण एक अणु परमाणु या आयन द्वारा प्रतिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण एक अणु परमाणु या आयन द्वारा प्रतिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है। त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है। दोस्तों आंसर इसका -2।
त्वरण का दोस्तों सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे में समय। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर बटे में सेकंड की स्क्वायर 2 होता है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये दोस्तों -2 में बदल जाएगा। सेकंड को जब दोस्तों हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 में बदल जाएगा, क्योंकि इसका मात्रक होता है मीटर बटे में सेकंड की स्क्वायर 2। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों आंसर है इसका एमीमीटर। एमीटर एमीटर का उपयोग प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का उपयोग प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। वाटमीटर किसी दिए गए सर्किट के वाट में विद्युत सक्रिय शक्ति को मापने के लिए एक उपकरण है। आर्द्रता मापी एक हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मौसम विज्ञान में हवा में नमी या जल वाष्प की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर पायरोमीटर एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है जिसका उपयोग दूर की वस्तु के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। 186वां प्रश्न दोस्तों, विकल्पों में उल्लेखित इकाइयों में से कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है? विकल्पों में उल्लेखित इकाइयों में से कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है? दोस्तों आंसर है इसका टेरा। आंसर है दोस्तों इसका टेरा। विकल्पों में उल्लेखित इकाइयों में टेरा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है। टेरा मीट्रिक प्रणाली में एक इकाई उपसर्ग है जो 1 ट्रिलियन या 10 की पावर 12 या 10 खरब से गुना को दर्शाता है। हेक्टो का अर्थ है 100 या 10 की पावर 2, डेका का अर्थ है 10 और गीगा का अर्थ है 10 की पावर 9। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए डैश एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत संभावित अंतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। ए एक विद्युत डैश एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत संभावित अंतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। दोस्तों आंसर है इसका वोल्ट मीटर। आंसर है दोस्तों इसका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 188वां प्रश्न, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? आंसर है इसका एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई है। एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है। एंगस्ट्रॉम ए लंबाई की इकाई है 10 की पावर माइनस में 10 मीटर या 0.1 नैनोमीटर के बराबर। फेराडे, जिससे फेराडे स्थिरांक भी कहा जाता है, विद्युत की इकाई है। कैंडेला चमकदार तीव्रता की एसआई इकाई है। डायन सेंटीमीटर में बल की इकाई है। डायन सेंटीमीटर में बल की इकाई है ग्राम सेकंड और ग्राम सेकंड भी। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न 189 189वां प्रश्न, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर इसका पायरोमीटर का। पायरोमीटर का उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। महासागर की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर दबाव मापने का एक उपकरण है। कालिनोमीटर का उपयोग किसी विलयन की लवणता को मापने के लिए किया जाता है। कालिनोमीटर का उपयोग किसी विलयन की लवणता को मापने के लिए किया जाता है। 190 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रति सेकंड कूलम्ब के तुल्य है? आंसर है इसका एम्पीयर। एम्पीयर जिसका प्रतीक ए होता है प्रति सेकंड कूलम्ब के बराबर है। एम्पीयर जिसका प्रतीक ए होता है प्रति सेकंड कूलम्ब के बराबर है। एम्पीयर विद्युत धारा की ऐसा इकाई है। निम्नलिखित में से किसने रैखिक गति के समान आयाम है? निम्नलिखित में से किस में रैखिक गति के समान आयाम है? दोस्तों आंसर है इसका आवेग। रैखिक संवेग को विमीय रूप से ml की पावर 1 t माइनस में 1 के रूप में दर्शाया जाता है। रैखिक संवेग को विमीय रूप से m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर -1 के रूप में दर्शाया जाता है। संवेग गति में द्रव्यमान है। संवेग गति में द्रव्यमान है और द्रव्यमान वेग के रूप में दर्शाया गया है और द्रव्यमान वेग के रूप में दर्शाया गया है। आवेग किसी वस्तु की गति में वृद्धि या कमी है, इसलिए गति और आवेग के आयामी सूत्र समान है। प्रतिबल का आयाम m l माइनस में 1 और t माइनस में 2 है और इसकी इकाई पास्कल है। ऊर्जा की है दोस्तों m l की पावर 2 m इंटू में l की पावर 2 और t की पावर माइनस में 2 है और इसकी इकाई जूल है और कार्य का आयाम m
L की पावर 2 और T की पावर -2 है और इसकी इकाई जूल है। अगला प्रश्न दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है। आंसर है इसका ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक इकाई है। यह आमतौर पर परमाणु और परमाणु भौतिकी में प्रयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 गुना में 10 की पावर -12 अर्ग या 1.602 गुना में 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। करंट का एसआई मात्रक एम्पियर है, पावर वाट है और संभावित अंतर जूल प्रति कूलम्ब है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक इकाई है। यह आमतौर पर परमाणु और परमाणु भौतिकी में प्रयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 गुना में 10 की पावर माइनस में 12 अर्ग या 1.602 गुना में 10 की पावर माइनस में 19 जूल के बराबर होता है। करंट का एसआई मात्रक एम्पियर है, पावर वाट है, संभावित अंतर जूल प्रति कूलम्ब है। आगे दोस्तों प्रश्न 194 प्रश्न, स्क्वायर वर्ग यूनिट डैश की एक इकाई है। स्क्वायर वर्ग यूनिट डैश की एक इकाई है। आंसर है इसका समय की। स्क्वायर वर्ग इकाई एक कण की अवसादन दर का माप है। स्क्वायर वर्ग इकाई एक कण की अवसादन दर का माप है जब इसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। स्क्वायर वर्ग इकाई एक कण की अवसादन दर की माप है जब इसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। यह प्रतीक S द्वारा दर्शाया गया है। यह वास्तव में समय का एक माप है और इसे ठीक 10 की पावर -13 सेकंड के रूप में परिभाषित किया गया है। 195 प्रश्न है दोस्तों, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं दोस्तों। आंसर है इसका 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन होते हैं। 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन होते हैं। 1 माइक्रोन मीट्रिक प्रणाली में माप की एक इकाई है। यह 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से और 1 मिलीमीटर के हजारवें हिस्से के बराबर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 196 प्रश्न, वेबर प्रति सेकंड डैश के बराबर है। वेबर प्रति सेकंड डैश के बराबर है दोस्तों। आंसर है इसका वोल्ट के। वेबर प्रति सेकंड वोल्ट के बराबर होता है। वेबर प्रति सेकंड वोल्ट के बराबर होता है। कूलम विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। ओम विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है और एम्पियर विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है। आंसर है इसका मोल। मोल किसी पदार्थ की मात्रा को मापने की एसआई इकाई है। मोल किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एक एसआई इकाई है। केल्विन तापमान की एसआई इकाई है और कैंडेला चमकदार तीव्रता की एसआई इकाई है। वेबर प्रति सेकंड डैश के बराबर है। वेबर प्रति सेकंड डैश के बराबर है। आंसर इसका वोल्ट के। वेबर प्रति सेकंड वोल्ट के बराबर होता है। कूलम विद्युत आवेश की ऐसा इकाई है। ओम विद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई है और एम्पियर विद्युत प्रवाह की ऐसा इकाई है। अगला प्रश्न दोस्तों 199 प्रश्न, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है। आंसर है इसका मोल। आंसर है दोस्तों इसका मोल। मोल किसी पदार्थ की मापने की एक एसआई इकाई है। मोल किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एसआई इकाई है। केल्विन तापमान की एसआई इकाई है और कैंडेला ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न दोस्तों 200वां प्रश्न, पारसेक डैश की एक इकाई है दोस्तों। आंसर इसका लंबाई की। पारसेक लंबाई की एक इकाई है। पारसेक सूर्य से एक खगोलीय पिंड की दूरी है। पारसेक सूर्य से एक खगोलीय पिंड की दूरी है जिसमें एक ऑर्क सेकंड का लंबन कोण होता है। इसका उपयोग बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। 201 प्रश्न दोस्तों, कूलम प्रति सेकंड डैश के समतुल्य है। कूलम प्रति सेकंड डैश के समतुल्य है। आंसर इसका एम्पियर के। कूलम प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर होता है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। ओम विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है। जूल कार्य की एसआई इकाई है। वोल्ट संभावित अंतर की एसआई इकाई है। 202 प्रश्न है, ओम मीटर डैश के समतुल्य है। ओम मीटर डैश के समतुल्य है। आंसर इसका प्रतिरोधकता का। कूलम प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर होता है। कूलम प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर होता है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। ओम विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है। जूल कार्य की एसआई इकाई है। वोल्ट संभावित अंतर की एसआई इकाई है। एसआई उपसर्गों के संदर्भ में 10 की पावर -15 को क्या कहा जाता है। आंसर है दोस्तों इसका फेमेटो। एसआई उपसर्गों के संदर्भ में 10 की पावर -15 को फेमेटो कहा जाता है।
यह मीट्रिक प्रणाली में एक इकाई उपसर्ग है जो 10 की पावर -15 के गुणज को दर्शाता है। इसे 1964 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों 204 प्रश्न। दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? दोस्तों आंसर इसका 54 डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तन बराबर है 1.8 गुना में डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तन। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, जो दिया गया है आपको तापमान जो अंतर है और डिग्री में परिवर्तन फ़ारेनहाइट में 1.8 गुना में 30, तो काटेंगे तो 54 निकलेगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा उसी राशि को मापता है जिसे एसआई इकाई मात्रक पास्कल के द्वारा मापा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उसी राशि को मापता है जिसे एसआई मात्रक पास्कल के द्वारा मापा जाता है? दोस्तों आंसर है इसका टोर। पास्कल दाब की एसआई इकाई है, न्यूटन बल की एसआई इकाई है, जूल किए गए कार्य की एसआई इकाई है। पास्कल दाब की एसआई इकाई है, न्यूटन बल की एसआई इकाई है, जूल किए गए कार्य की एसआई इकाई है। वाट शक्ति की एसआई इकाई है। टोर का प्रयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। टोर का प्रयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। 206 प्रश्न दोस्तों। एक अश्व शक्ति लगभग डैश वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति लगभग डैश वाट के बराबर होता है। दोस्तों आंसर इसका 750 के पास में, यानी कि 746। एक हॉर्स पावर लगभग 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन में दोस्तों ये नजदीक है, तो आंसर यही बनेगा। मोह एक पदार्थ की डैश इकाई है। मोह एक पदार्थ की डैश इकाई है। दोस्तों आंसर है इसका प्रभात्व की। प्रभात्व की। एमएचओ किसी पदार्थ की विद्युत चालकता की इकाई है। एमएचओ यानी कि मोह किसी पदार्थ की विद्युत चालकता की इकाई है। प्रतिरोध की इकाई ओम है। प्रतिरोध की इकाई ओम है। प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए मोह बराबर है 1 में ओम के। अगला प्रश्न दोस्तों 208 प्रश्न। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग डैश जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग डैश जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। आंसर इसका 4.2 जूल यांत्रिक ऊर्जा के। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। 1 कैलोरी को एक मानक वायुमंडलीय दबाव पर 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक गर्मी की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। 209 प्रश्न दोस्तों। 30 डिग्री सेल्सियस बराबर डैश केल्विन लगभग के। आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए 303। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 273.15 डिग्री केल्विन के, अतः 30 सेल्सियस बराबर होगा 273.15 डिग्री 30 डिग्री केल्विन के। 303.15 डिग्री केल्विन के आसपास 303 बनेगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई है? आंसर है दोस्तों इसका केल्विन। केल्विन थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई है। केल्विन थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई है। 211 प्रश्न दोस्तों। क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जिसकी सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से डैश तक होती है। क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जिसकी सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से डैश तक होती है। आंसर है दोस्तों इसका 42 डिग्री सेल्सियस तक। क्लिनिकल थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस की सीमा को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों 212 प्रश्न। ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? दोस्तों आंसर है इसका जूल। ऊर्जा मापने की इकाई जूल है। ऊर्जा मापने की इकाई जूल है। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमें प्रश्न दिया गया है 213 प्रश्न। ऊष्मा गति की तापमान की मूल एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? ऊष्मा गति की तापमान की मूल एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर है इसका केल्विन। केल्विन ऊष्मा गति की तापमान की एसआई इकाई है। केल्विन ऊष्मा गति की तापमान की एसआई इकाई है। कैंडेला ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है। मोल सांद्रण पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न दोस्तों 214 प्रश्न। एक अश्व शक्ति बराबर वाट लगभग के।
एक अश्व शक्ति बराबर डैश वाट लगभग के। आंसर है दोस्तों इसका 746 वाट के। एक अश्व शक्ति या उस दर को मापने की एक इकाई है जिस पर काम किया जाता है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 215 प्रश्न दोस्तों, एक लेंस की शक्ति -2 डी डियोप्टर है। एक लेंस की शक्ति माइनस में 2 डियोप्टर है। यहाँ डी का जो अर्थ है वो क्या होगा दोस्तों? आंसर है डियोप्टर। 2D है तो डियोप्टर। एक डियोप्टर एक लेंस या घुमावदार दर्पण की ऑप्टिकल शक्ति के मापन की एक इकाई है जो मीटर में मापी गई फोकल लंबाई के व्युत्क्रम के बराबर है। एक डायोप्टर एक लेंस की शक्ति है जिसकी फोकल लंबाई 1 मीटर है। एक डायोप्टर एक लेंस की शक्ति है जिसकी फोकल लंबाई 1 मीटर है। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। 216 प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों दिए गए कथन में आपको गलत कथन की पहचान करनी है। कथन दोस्तों दिए गए हैं, पीतल जो है वो 30% जस्ता और 70% तांबे का मिश्रण है। तो दोस्तों ये हमारा राइट है। वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, तो ये भी हमारा राइट है। और दाब के मात्रक को मीटर से रेखांकित करते हैं, तो दोस्तों ये हमारा रॉन्ग है। ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि दाब का जो मात्रक है वो दोस्तों पास्कल होता है। दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। पदार्थ छोटे कणों से बना होता है, ये हमारा सही कथन दिया गया है। दाब के लिए एसआई मात्रक पास्कल है। दाब के लिए एसआई मात्रक पास्कल है जो न्यूटन बटे में मीटर के स्क्वायर 2 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। मानक वायुमंडलीय दबाव 1,13,25 पास्कल के निरपेक्ष है। अगला प्रश्न दोस्तों, टॉर डैश की एक इकाई है। टॉर डैश की एक इकाई है दोस्तों। आंसर है इसका दाब की। एक टॉर दबाव की एक गैर एसआई इकाई है जिसे वायुमंडल के 1/760 के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक टॉर दबाव की एक गैर एसआई इकाई है जिसे वायुमंडल के 1/760 के रूप में परिभाषित किया जाता है। पास्कल दबाव की एसआई इकाई है। 218 प्रश्न दोस्तों दिया गया है, लंबाई की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इकाई डैश है। लंबाई की इकाई डैश है दोस्तों। आंसर है इसका मीटर। आंसर है दोस्तों इसका मीटर। अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों के अनुसार माप की 7 एसआई इकाइयां हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों के अनुसार माप की 7 एसआई इकाइयां हैं। ये हैं दोस्तों आपकी लंबाई की मीटर, समय और दूसरी है और पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत प्रवाह एम्पियर, तापमान केल्विन, चमकदार तीव्रता कैंडेला, द्रव्यमान की किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी। डैश की एसआई इकाई को उनके सम्मान के रूप में हर्ट्ज नाम दिया गया था। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी। डैश की एसआई इकाई को उनके सम्मान के रूप में हर्ट्ज नाम दिया गया था। तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की को निर्णायक रूप से सिद्ध किया था। आवृत्ति की इकाई चक्र प्रति सेकंड को उनके सम्मान में हर्ट्ज नाम दिया गया था। आवृत्ति की इकाई चक्र प्रति सेकंड को उनके सम्मान में हर्ट्ज नाम दिया गया था। उन्होंने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी। अगला प्रश्न दोस्तों 220 प्रश्न, निम्न में से किस राशि के एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है? निम्न में से किस राशि के एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है? आंसर दोस्तों इसका दाब। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? आंसर दोस्तों इसका डायोप्टर। आंसर दोस्तों इसका डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर और ऊर्जा की इकाई जूल है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर और जूल की ऊर्जा की इकाई जूल है। ऊर्जा की इकाई जूल है। अगला प्रश्न है दोस्तों 222 प्रश्न, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? आंसर है दोस्तों इसका 746 वोल्ट। 746 वोल्ट। एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। हॉर्स पावर शक्ति के मापन की एक इकाई है या जिस दर पर काम किया जाता है। आमतौर पर इंजन या मोटर्स के आउटपुट के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 223वां प्रश्न, 1 पौंड बराबर डैश औंस के। 1 पौंड बराबर डैश औंस के। दोस्तों आंसर है इसका 16 औंस के। 1 पाउंड द्रव्यमान की एक इकाई है। 1 पौंड 16 औंस के बराबर है। 1 पौंड 16 औंस के बराबर है। 224वां प्रश्न दोस्तों, संवेग का एसआई मात्रक क्या है?
संवेग का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? आंसर है इसका किलोग्राम मीटर बटा सेकंड। किलोग्राम मीटर बटा सेकंड। संवेग की एसआई इकाई बराबर किलोग्राम मीटर बटा सेकंड। एम्पेयर की करंट एसआई इकाई है सेकंड। एम्पियर जो है वो करंट की एसआई इकाई है। एम्पियर जो है वो करंट की एसआई इकाई है। ऊर्जा जूल जो है वो ऊर्जा की एसआई इकाई है। जूल जो है वो दोस्तों ऊर्जा की एसआई इकाई है। 225वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, भौतिक राशि एसआई मात्रक का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? भौतिक राशि एसआई मात्रक का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दोस्तों सही जो है वो आपको बताना है। आंसर दोस्तों इसका बल का न्यूटन। बल का न्यूटन। बल का मात्रक जो है वो दोस्तों न्यूटन है। शक्ति का वाट, प्रेरकत्व का हेनरी, धारिता का फैराडे। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? आंसर है इसका जूल। आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज है। दबाव की एसआई इकाई पास्कल है। भौतिकी में हब्बल नियतांक क्या होता है? भौतिकी में हब्बल नियतांक क्या होता है? दोस्तों आंसर इसका माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। हब्बल कांस्टेंट ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली माप की इकाई है। हब्बल कांस्टेंट ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली माप की इकाई है। लगभग 13.82 अरब साल पहले बिग बैंग के विकास की शुरुआत के बाद से ब्रह्मांड बड़ा होता जा रहा है। 228वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? आंसर है दोस्तों इसका -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर। हर्ट्ज डैश की इकाई एसआई इकाई है। हर्ट्ज डैश की एसआई इकाई है दोस्तों। आंसर है इसका आवृत्ति की। आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज है। बल की इकाई न्यूटन है। दाब का मात्रक पास्कल है। और ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? आंसर है इसका पास्कल। दबाव का मात्रक पास्कल है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। वोल्टेज की एसआई मात्रक वोल्ट है। वोल्टेज की एसआई मात्रक वोल्ट है। और धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। धारा यानी कि करंट का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर है। तापमान का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? तापमान का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? आंसर है दोस्तों इसका केल्विन। थर्मोडायनेमिक तापमान टी के लिए एसआई मात्रक केल्विन होता है, जिसका प्रतीक के होता है। 232वां प्रश्न है, एक नॉटिकल मील डैश के बराबर है? एक नॉटिकल मील डैश के बराबर है दोस्तों? आंसर है इसका 1852 मीटर के। एक नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होता है। यह माप की एक इकाई के रूप में वायु और जल में नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की पहचान करें दोस्तों। आंसर है इसका डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। सबसे तेज और मंद ध्वनि के बीच का अंतर जो मनुष्य सुन सकता है वह लगभग 120 डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। सबसे तेज और मंद ध्वनि के बीच का अंतर जो मनुष्य सुन सकता है वह लगभग 120 डेसिबल है, जो आयाम में 1 मिलियन की सीमा है। मानव श्रवण की सीमा को आमतौर पर 30 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक माना जाता है, लेकिन यह 1 किलो हर्ट्ज और 4 किलो हर्ट्ज के बीच की आवाज के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई डैश है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई डैश है। आंसर है दोस्तों इसका बैकुरल। रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक बैकुरल होता है। रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक बैकुरल होता है। ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। करंट का एसआई मात्रक एम्पियर है। कोबाल्ट एक धातु है। कोबाल्ट जो है दोस्तों एक धातु है। लेंस की शक्ति का माप किसके द्वारा किया जाता है? लेंस की शक्ति का माप किसके द्वारा किया जाता है? डायोप्टर के द्वारा। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। डायोप्टर लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। डायोप्टर लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 236वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपकरण अवरक्त विकिरण को मापता है? निम्न में से कौन सा उपकरण अवरक्त विकिरण को मापता है? दोस्तों आंसर है इसका बोलोमीटर। बोलोमीटर। बोलोमीटर यह अवरक्त विकिरण को मापने वाला उपकरण है। बोलोमीटर यह अवरक्त विकिरण को मापने वाला उपकरण है। पायरेलियोमीटर एक उपकरण है जिसे विशेष रूप से प्रत्यक्ष बीम सौर विकिरण को मापने के लिए डिजाइन किया गया है।
कैथीटोमीटर, यह छोटी ऊर्ध्वाधर दूरियों के सटीक माप के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। विद्युत प्रतिरोध के एसआई मात्रक की पहचान करें। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। और शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति का जो मात्रक है वाट है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र मजबूती की इकाई है? निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र मजबूती की इकाई है? दोस्तों आंसर है इसका टेस्ला। टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की इकाई टेस्ला है। चुंबकीय प्रेरण की माप की इकाई गॉस है। चुंबकीय प्रेरण की माप की इकाई गॉस है। प्रतिरोध की इकाई ओम है। चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर है। निम्न में से किस में ओडोमीटर होता है? निम्न में से किस में ओडोमीटर होता है? आंसर है इसका कार में। ओडोमीटर या ओडोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की दूरी को मापने के लिए किया जाता है, जैसे साइकिल या कार को। 240वां दोस्तों प्रश्न है, डायोप्टर को आप निम्न में से किसके साथ जोड़ेंगे? डायोप्टर को आप निम्न में से किसके साथ जोड़ेंगे? आंसर दोस्तों इसका एप्थेल्मोलॉजी। एप्थेल्मोलॉजी। एप्थेल्मोलॉजी चिकित्सा की एक शाखा है जो नेत्र विकारों के निदान से संबंधित है। जो नेत्र विकारों के निदान से संबंधित है। डायोप्टर लेंस की क्षमता मापने की इकाई है। लेंस का उपयोग नेत्र विकार को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक विविध। दोस्तों ये हमारा भौतिक विज्ञान में अंतिम टॉपिक है और दोस्तों ये हमारा 13वां टॉपिक है। प्रश्न शुरू हो रहे हैं 241वें प्रश्न से। रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए उपयोग की जाने वाली एए बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है? रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए उपयोग की जाने वाली एए बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है? दोस्तों आंसर है इसका 1.5 वोल्ट के। 1.5 वोल्ट के। 1.5 वोल्ट इस आकार की बैटरी के लिए मानक नाममात्र वोल्टेज एए 1.5 वोल्ट बैटरी सबसे आमतौर पर व्यापक रूप से उपलब्ध संस्करण है जो विशेष रूप से क्षारीय और जस्ता कार्बन सेल की होती है। इसका जो उपयोग है वो घरेलू उपकरणों जैसे रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई उपकरणों के लिए किया जाता है। नोमोन डैश का एक हिस्सा है। नोमोन डैश का एक हिस्सा है। दोस्तों आंसर इसका धूप घड़ी का। धूप घड़ी का। नोमोन एक धूप घड़ी का हिस्सा है। नोमोन एक धूप घड़ी का हिस्सा है जो छाया निर्मित करती है और यह शायद दुनिया का सबसे पुराना खगोलीय यंत्र भी है। इसका उपयोग सौर घड़ियों में किया जाता है। बोलोमीटर एक प्रतिरोध पुल की भुजाओं में से एक में काली धातु की पट्टी के तापमान में वृद्धि के माध्यम से विकिरण को मापने के लिए उपकरण है। टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं के आवर्धित चित्र बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं के आवर्धित चित्र बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक वैकल्पिक वर्तमान सर्किट से एक या अधिक अन्य सर्किट में स्थानांतरित करता है। 243वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कारक के कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? निम्नलिखित में से किस कारक के कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? दोस्तों आंसर है इसका आर्द्रता। वाष्पीकरण को आमतौर पर एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा एक तरल या ठोस वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आर्द्रता हवा में मौजूद जल वाष्प की सांद्रता है। आर्द्रता हवा में मौजूद जल वाष्प की सांद्रता है। आर्द्रता वाष्पीकरण की दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परिवेश तापमान किसी भी वस्तु या वातावरण का हवा का तापमान होता है जहाँ उपकरण संग्रहित किए जाते हैं। इसे कमरे के तापमान के रूप में जाना जाता है। तरल की सतह के ऊपर हवा की गति को पवन ढाल कहा जाता है। तरल की सतह के ऊपर हवा की गति को पवन ढाल कहा जाता है। यह जमीन के स्तर से ऊपर ऊंचाई में इकाई वृद्धि के साथ हवा की ताकत में वृद्धि की दर है। 244वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संरक्षी बल की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन संरक्षी दल की विशेषता है? दोस्तों दिए गए हैं ऑप्शन। ऊर्जा तापीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है। दूसरे दोस्तों इसके द्वारा एक गोल पथ में किया गया कार्य शून्य नहीं है। तीसरे दोस्तों इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्ति के योग्य है। तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये ही संरक्षी बल की विशेषता है।
इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने के योग्य है। एक संक्षिप्त बल की विशेषता ये है, एक संक्षिप्त बल वह होता है जिसमें उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य केवल गति के आरंभ और अंत बिंदुओं पर निर्भर करता है। यह कार्य के दौरान लिए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। संग्रहित ऊर्जा काम के रूप में पुनः प्राप्त करने योग्य है। 245वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? दोस्तों कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, यदि माध्यम के घटक तरंग प्रसार की दिशा में दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दूसरा दोस्तों ऑप्शन है, किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। यदि माध्यम के घटक तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन है, एक तरंग की आवृत्ति प्रति मिनट कंपन माध्यम में प्रत्येक घटक कण के दोलनों की संख्या है। तो दोस्तों जो सही कथन है वो हमारा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। सही कथन है कि किसी विशेष क्षण में समान प्रावस्था वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसके दोलन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग एक तरंग है जिसमें माध्यम का कंपन तरंग प्रसार की दिशा के समांतर होता है। एक तरंग की आवृत्ति प्रति सेकंड कंपन माध्यम में प्रत्येक घटक कण के दोलनों की संख्या होती है। 246वां दोस्तों प्रश्न दोस्तों दिया गया है, डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों आंसर इसका टोनोमीटर का। टोनोमीटर का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। टोनोमीटर का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। विस्कोमीटर का प्रयोग द्रवों की शांतता को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग साइकिल या कार जैसे वाहन की गति को मापने के लिए किया जाता है। मॉचमीटर एक उड़ान उपकरण है जो हवा की गति और ध्वनि की गति का अनुपात देता है। मैक्रोमीटर एक उड़ान उपकरण है जो हवा की गति और ध्वनि की गति का अनुपात देता है। 247वां दोस्तों प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? दोस्तों आंसर है इसका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की शक्ति एक सदिश राशि है। इसमें हम परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसमें जो परिमाण और जो दिशा है दोनों ही होते हैं। तो ये सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की शक्ति। वेक्टर मात्रा के अन्य उदाहरण है विस्थापन, वेग और त्वरण है, जबकि गति यानी कि वेग का परिमाण, समय और द्रव्यमान ये अदिश राशि है। प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है? प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है? दोस्तों आंसर इसका अलार्म घड़ी का बजना। अलार्म घड़ी का बजना। अलार्म घड़ी के बजने में क्वांटम यांत्रिकी निहित है। अलार्म घड़ी के बजने में क्वांटम यांत्रिकी निहित है क्योंकि घड़ी दीवार पलक से निकलने वाले दोलन विद्युत प्रवाह का उपयोग करके समय को चिह्नित करती हैं। जैसे प्रति सेकंड ठीक 60 बार दोलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जो दोलन करता है क्वांटम भौतिकी का उपयोग करके वर्तमान को स्वयं नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न 249वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं किया जाता है? दोस्तों आंसर इसका लेड एसिड सेल का। लेड एसिड सेल का। घड़ियों में लेड एसिड सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। यह एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जिसका आविष्कार पहली बार 1859 में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक गैस्टन प्लांट ने किया था। यह अब तक बनाई गई पहली प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। अगला प्रश्न दोस्तों 250वां प्रश्न, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों आंसर इसका लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड है। अगला प्रश्न है, मिलिकन के तेल के बूंदी प्रयोग में तेल की बूंदी को ऐसे बलों के अधीन रखा गया था जिनकी प्रकृति डैश की श्रेणी में नहीं आती है। मिलिकन के तेल की बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों को ऐसे बलों के अधीन रखा गया था जिनकी प्रकृति डैश की श्रेणी में नहीं आती है। दोस्तों आंसर इसका स्थिर चुंबकीय। स्थिर चुंबकीय।
मिलिकन के तेल ड्रॉप प्रयोग ने एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मापा। मिलिकन के तेल ड्रॉप प्रयोग ने एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मापा। विद्युत आवेशित तेल की बूंदें विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और तेल को और क्षेत्र को बदलकर दो प्लेटों के बीच संतुलित हो जाती हैं। मिलिकन के तेल ड्रॉप प्रयोग ने एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मापा। विद्युत आवेशित तेल की बूंदें विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और क्षेत्र को बदलकर दो प्लेटों के बीच संतुलित हो जाती हैं। जब आवेशित बूंदें स्थिर दर से गिरती हैं तो उन पर गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल समान होते हैं। पूरे प्रयोग में स्थिर चुंबकीय बल काम में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? आंसर है दोस्तों इसका जैव भार। जीवाश्म ईंधन तब बनते हैं जब पौधे और जानवरों के अवशेष लाखों वर्ष तक दबे रहते हैं। बायोमास जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है। यह ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक रूप है। 253वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, ठोसों को उनके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठोसों को उनके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों आंसर इसका क्रिस्टलीय और अनाकार। ठोस अवयवी कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर ठोस को अनाकार और क्रिस्टलीय में वर्गीकृत किया जाता है। क्रिस्टलीय ठोस में स्पष्ट रूप से परिभाषित किनारे और फलक होते हैं, जबकि अनाकार ठोस में अनियमित रूप या घुमावदार सतह होती है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों तथा उनके स्रोतों, आवेश और धारा घनत्व सहित समीकरणों के एक निकाय को डैश समीकरणों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आंसर इसका मैक्सवेल। आंसर दोस्तों इसका मैक्सवेल। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र और उनके स्रोत, आवेश और धारा घनत्व वाले समीकरणों के समुच्चय को मैक्सवेल के समीकरण के रूप में जाना जाता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र और उनके स्रोत, आवेश और धारा घनत्व वाले समीकरणों के समुच्चय को मैक्सवेल के समीकरण के रूप में जाना जाता है। मैक्सवेल ने सबसे पहले समीकरणों का इस्तेमाल विद्युत चुंबकीय घटना में उस प्रकाश को प्रस्तावित करने के लिए किया था। न्यूटन का समीकरण काइनेमैटिक्स और गति से संबंधित है। न्यूटन का समीकरण काइनेमैटिक्स और गति से संबंधित है। आइंस्टीन का समीकरण सापेक्षता के सिद्धांत से संबंधित है और बोर का समीकरण परमाणु भौतिकी से संबंधित है। 255वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों आंसर है इसका अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में सिद्धांत भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कानून की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे सरल तत्व होने के कारण ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है। हाइड्रोजन सबसे सरल तत्व होने के कारण ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है। ऑक्सीजन ब्रह्मांड का तीसरा सबसे प्रचुर तत्व है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे सामान्य तत्व है जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 43% है। गरज के साथ बिजली चमकने की घटना के दौरान ऑप्शन ए है, प्रकाश पहले दिखेगा या आवाज पहले सुनाई देगी। यह पृथ्वी के सामने बादलों के कोण एवं दूरी पर निर्भर करेगा। दूसरा है, गरज सुनाई देने के साथ ही प्रकाश भी दिखाई देता है। तीसरा ऑप्शन है, गरज प्रकाश दिखाई देने से पहले सुनाई देती है। और चौथा ऑप्शन है, प्रकाश गरज सुनाई देने से पहले दिखाई देता है। तो ऑप्शन जो डी है दोस्तों यही हमारा हो जाएगा। गरज के साथ बिजली चमकने की घटना के दौरान यही होता है कि प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है और गरज जो हमें बाद में सुनाई देती है। प्रकाश ध्वनि की तुलना में तेज चलता है। प्रकाश ध्वनि की तुलना में तेज चलता है, इसलिए बिजली के दौरान ध्वनि सुनाई देने से पहले प्रकाश दिखाई देता है। शब्द आस्केरियन विकिरण का संबंध विज्ञान के किस प्रकारीय क्षेत्र से है? शब्द आस्केरियन विकिरण का संबंध विज्ञान के किस प्रकारीय क्षेत्र से है? दोस्तों आंसर है इसका भौतिकी। आस्केरियन विकिरण, जिसे आस्केरियन प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है, वह घटना है जिसके द्वारा एक कण घने ढांकता हुआ, जैसे नमक, बर्फ या चंद्र रेजोलिथ में प्रकाश के चरण वेग से तेज गति से यात्रा करने वाला एक कण माध्यमिक आवेशित कणों की बौछार पैदा करता है। आस्केरियन विकिरण, जिसे आस्केरियन प्रभाव के रूप में जाना जाता है, वह घटना है जिसके द्वारा एक कण घने ढांकता हुआ
जैसे नमक, बर्फ या चंद्र रेजोलिथ में प्रकाश के चरण वेग से तेज गति से यात्रा करने वाला एक कण माध्यमिक आवेशित कणों के बौछार पैदा करता है। अगला प्रश्न दोस्तों 259वां प्रश्न, फोकाल्ट के पेंडुलम के दोलन के विमान के घूर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? फोकाल्ट के पेंडुलम के दोलन के विमान में के घूर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? दोस्तों आंसर इसका कैरियोलिस बल। कोरियोलिस बल एक जड़त्वीय या घर्षण बल है। कोरियोलिस बल एक जड़त्वीय या घर्षण बल है जो उन वस्तुओं पर कार्य करता है जो संदर्भ के एक फ्रेम के भीतर गति में है, जो एक जड़त्वीय फ्रेम के संबंध में घूमता है। कोरियोलिस बल फोकाल्ट के पेंडुलम के दोलन के विमान के रोटेशन के लिए जिम्मेदार है। कोरियोलिस बल फोकाल्ट के पेंडुलम के दोलन के विमान के रोटेशन के लिए जिम्मेदार है। फोकाल्ट का पेंडुलम पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने का वाला एक आसान प्रयोग है। फोकाल्ट का पेंडुलम पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने वाला एक आसान प्रयोग है। 260 प्रश्न दोस्तों, जुड़वा विरोधाभास के साथ जुड़ा है। जुड़वा विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों आंसर है इसका सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत जुड़वा विरोधाभास सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ा है, जिसमें समान जुड़वा शामिल है, जिनमें से एक उच्च गति वाले रॉकेट में अंतरिक्ष में यात्रा करता है और यह पता लगाने के लिए लौटता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जुड़वा अधिक उम्र के हैं। आप अपने और दो समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ की वक्र के तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे? आप अपने और दो समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ की वक्र के तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे? दोस्तों आंसर इसका विस्थापन। सीधी गति रेखा में किसी वस्तु के विस्थापन की गणना करने के लिए आप वेग बनाम समय ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं। ग्राफ रेखा और समय अक्ष के बीच का क्षेत्र उस समय अवधि में वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। 262वां दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान परिपत्र गति के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समान परिपत्र गति के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान परिपत्र गति के लिए सही नहीं है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, वेग हमेशा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होता है, वेग हमेशा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होता है, शरीर की गति स्थिर रहती है, शरीर का वेग लगातार बदल रहा है। तो दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन ए, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है। तो दोस्तों ये जो गुण है ये एक समान परिपत्र गति के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति के लिए एक पिंड का वेग लगातार बदल रहा है और वृत्त की त्रिज्या के लंबवत है, साथ ही शरीर की गति स्थिर रहती है, दूरी विस्थापन के बराबर नहीं है। दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों 263वां प्रश्न। 263वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान परिपत्र गति के लिए सही नहीं है? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन ए, क्वेश्चन रिपीट है, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, तो ये सही नहीं है समान परिपत्र गति के लिए। एक समान वृत्तीय गति के लिए एक पिंड का वेग लगातार बदल रहा है और वृत्त की त्रिज्या के लंबवत है, साथ ही शरीर की गति स्थिर रहती है, दूरी विस्थापन के बराबर नहीं होती है। दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर नहीं होती है, और उसमें जो ऑप्शन में दे रखा है वो सही हमें दे रखा है कि जो दूरी है वो हमेशा विस्थापन के बराबर होती है। तो ये हमारा सही नहीं है, बल्कि यहाँ पर आएगा नॉट, नहीं आएगा। दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर नहीं होती है। अगला प्रश्न दोस्तों 264वां प्रश्न, सीधी सड़क पर चल रही एक कार डैश गति का उदाहरण है। सीधी सड़क पर चल रही एक कार डैश गति का उदाहरण है। दोस्तों आंसर इसका सरल रैखिक गति का। सरल रैखिक वह गति है जिसमें पथ निरंतर वेग के साथ एक सीधी रेखा है। सरल रैखिक गति वह गति है जिसमें पथ निरंतर वेग के साथ एक सीधी रेखा है। तो सीधे रास्ते में चलती कार को एक रेक्टिलिनियर गति का एक उदाहरण है। 265वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है। डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है। दोस्तों आंसर इसका संघनन। संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 266वां प्रश्न। भौतिकी और खगोल विज्ञान में घटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखा जाने पर वर्णक्रमीय रेखा के दो या
दो से अधिक घटकों को थोड़ा अलग आवृत्ति में विभाजित करना शामिल है। भौतिकी और खगोल विज्ञान में घटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखा जाने पर वर्णक्रमीय रेखा के दो या दो से अधिक घटकों को थोड़ा अलग आवृत्ति में विभाजित करना शामिल है। दोस्तों आंसर है इसका जीमैन प्रभाव। जीमैन प्रभाव। जीमैन प्रभाव भौतिकी और खगोल विज्ञान में एक घटना है जिसमें प्रकाश स्रोत को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वर्णक्रमीय रेखा को दो या दो से अधिक अलग अलग आवृत्तियों के घटकों में विभाजित करना शामिल है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ भौतिक विज्ञान सेक्शन के कुल 13 टॉपिक में दिए गए सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरे एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।